गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे आज टेस्ट सीरीज का हमारा टेस्ट नंबर 14 और इस टेस्ट में मैं आपको 22 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 8 चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। हर चैप्टर में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के लिए आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है। कौन सा रेशियो? इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखो जिन दो पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है ना, आप सबसे पहले वो दो पॉइंट लिखा करो। ये लाइन बना लो, एक पॉइंट को नाम ए दे दो, एक को बी, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दो, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट है 4,-3। एक पॉइंट है ये, कोई बीच में लिख दो, इसको पी नाम दे दो, सी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। आपको वो रेशियो बताना है जिस रेशियो में ये पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है। आपको कभी भी रेशियो बताना ना, आप क्या मान लिया करो, के रेशियो 1 मान लो, ठीक है। और आप लिखोगे अब लेट पॉइंट सी, लेट पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब आपको किसी न किसी तरह से क्या चाहिए, आपको के की वैल्यू चाहिए। के की वैल्यू चाहे आप इस x की हेल्प से निकाल लो, चाहे आप इस y की हेल्प से निकाल लो, एक से निकालनी है, ठीक है। जो आपका मन करे वैसे निकाल लो। आप ये बताओ, ये पॉइंट क्या होता है आपका? x1, y1 होता है। ये सेकंड पॉइंट होता है आपका x2, y2। और ये क्या होता है? xy। हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वहां से अगर हमारे को x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, देखो दोनों x वाले को सर्कल कर लो, ठीक है, या इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो। k की मल्टीप्लाई इधर वाले से करते हैं, यानी कि 4 इंटू के, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई हम करते हैं इस -1 से, और नीचे क्या होता है, दोनों रेशियो का सम। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस x की जगह क्या लिखें। इस क्वेश्चन में x की जगह कितना है? 1 है ना, तो 1 लिख दो आप 4 के, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। अब आप क्या क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के -1 और इक्वल टू क्या आएगा आपका? k+1। इसको इधर लेके आओ k को, और 1 और ये -1 उधर आके क्या हो जाएगा? +1। तो बताओ कितना आ गया? अब 4 के में से k माइनस करोगे तो 3 के, और 1 + 1 कितना होता है? 2। तो k कितना आ गया आपका? 2/3। तो देखो जो ये k होता है ना, बस 2/3 का मतलब क्या होता है? 2:3। सो लास्ट में आप लिखा करो रिक्वायर्ड रेशियो, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:3। आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा। ये के जो भी आता है ना आपका 2/3, 4/5, वही आपका रेशियो होता है। 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 2:3 लिख सकते हैं ना। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बस ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें कहता है आपको रेशियो निकालना है इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब एक लाइन सेगमेंट बना लो जो इन दो पॉइंट से मिलके बनी है। इसको ए नाम दे दो, -3, 10, और ये कितना है? 6, -8। अब इस लाइन सेगमेंट को है ना, पिछले क्वेश्चन में तो एक पॉइंट डिवाइड करता था, अब की बार भी एक पॉइंट ही डिवाइड करेगा, लेकिन ये अब की बार एक स्पेशल पॉइंट है जो कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि एक्स एक्सिस तो ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ एक ये रफ डायग्राम है शो करने के लिए। अच्छा, इस एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वहाँ पे y क्या होता है? 0, और x की वैल्यू क्या होती है हमें पता ही नहीं। इस पॉइंट को नाम दे दो मान लो p, और ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है? k/1 में। तो आप क्या लिखोगे? लेट पॉइंट p, जो कि क्या है? x, 0 डिवाइड्स डिवाइड्स ए बी इन k/1, ठीक है। अब अपने को क्या है? वही k की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया था? k की वैल्यू चाहे तो इस x का यूज करके निकालो, चाहे इस y का, लेकिन x का यूज करके हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने को x की वैल्यू ही नहीं पता है, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे फिर? y का। तो बताओ y की वैल्यू कितनी है? 0। जब y का यूज करते हैं तो y वाले दोनों जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स, इनको आप सर्कल किया करो, ठीक है। k की मल्टीप्लाई इधर वाले से करते हैं, यानी कि k इंटू -8, और बीच में साइन प्लस का, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? 10 से, और नीचे क्या आता है? दोनों रेशियो का सम आता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से किया करो। देखो इन दोनों के ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -8k + 10। इसकी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा क्या हो जाएगा? 0। तो 10 और ये -8k उधर आके क्या हो जाएगा? 8k। तो कहने का मतलब 8k की वैल्यू आ गई 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 10/8। 2 पे काट दो, यानी कि 5:4। सो रिक्वायर्ड रेशियो आपका कितना आ गया? रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:4। और ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट आंसर एक नंबर में आ जाए, ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं आपका, लेकिन फिर भी आपको आंसर चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है।
अगर एक्स एक्सिस का क्वेश्चन आया कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में बांटता है, तो आप दोनों वाई वाई वाली को निशान लगा लो, ठीक है, वाई वाली वैल्यू को, इनका रेशियो निकाल लो और साइन को हटा दो, साइन प्लस हो चाहे माइनस हो आप प्लस ही ले लो, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 8, और 10 बाई 8 क्या होता है, देखो 5/4 यानी कि 5:4, और यही तो आपका आंसर है ना। तो ये आंसर चेक करने का तरीका होता है। ऐसे अगर वाई एक्सिस पूछे ना, तो ये एक्स एक्स वाली वैल्यू का क्या निकाल लो आप, रेशियो, यानी कि 3:6, 2 पे काटो, 3 पे काटोगे तो 1:2। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, ठीक है, लेकिन सोल्व करना है पूरा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। यानी कि ये दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये P है 2, -3 और ये Q है 10, y। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 10 यूनिट्स। आप मेरे को बताओ, हम अगर PQ निकाले तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर क्या करते हैं 10 - 2, और फिर देखो यहाँ पे प्लस, ये y, और ये साइन चेंज कर देते हैं ना, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि y और -3 ओपोजिट साइन के हैं, और साइन जब ओपोजिट होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। ये PQ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बताओ, 10 दे रखी है ना, PQ की जगह क्या लिख दो 10। ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अच्छा, इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कई बच्चे स्क्वायर खोल देते हैं, फिर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, स्क्वायर मत खोलो, इतना ही छोड़ो। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैं स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म हो जाए। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। y+3 का होल स्क्वायर खोलना नहीं है आपको लास्ट तक, ठीक है, ऐसे ही चलने दो इसको। ये 64 इधर आके माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया y+3 का होल स्क्वायर। तो y+3 का होल स्क्वायर 100 में से 64 जाएंगे 36। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से y+3 कितना आएगा, भाई होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट जब भी करते हो तो साइन किसका लगाओगे, प्लस माइनस का लगाओगे, यानी प्लस माइनस, और ये कितना आएगा आपका 6। +-6 का मतलब होता है, अब आप दो सॉल्यूशन किया करो, एक तो y+3 की वैल्यू कितनी लोगे 6 लोगे, और एक y+3 की वैल्यू कितनी लोगे -6। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, y की वैल्यू को ही ले लेते हैं 6, y थोड़े है ये y+3 है किसके इक्वल, 6 के इक्वल। तो यहाँ से आप बताओ y कितना आएगा, 6 - 3 यानी कि कितना आएगा 3, और यहाँ से आपका y कितना आएगा, ये 3 तो उधर आके माइनस होएगा यानी कि -9। सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बॉक्स के अंदर बंद करके y = 3 और y = -9, यानी कि दो आंसर पॉसिबल है इसके, या तो 3 होगा या फिर कितना होगा -9 होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन सेगमेंट का, तो सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो बस। ये पॉइंट मान लो आप A 5, और ये पॉइंट मान लो B। अब बच्चों को क्या है, लिखना नहीं आता कि लिखें कैसे इस क्वेश्चन को, पहले तो क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है, ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का। तो क्या क्या करो आप, ब्रैकेट लगा दो, बीच में क्या लगा दो, कोमा, ठीक है। दोनों एक्स एक्स वाली वैल्यू को ऐड कर दो। देखो दो नंबर को ऐड करने का मतलब होता है उनके आगे जो भी साइन है ना वो वैसे का वैसे लिखना। 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, ऐसे कैसे लिखना है, और 2 से क्या करना है डिवाइड। फिर ये कितना है -6, ये कितना है +10। जो नंबर है साइन चेंज नहीं करना, वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 2/2। अच्छा ये क्या है, प्लस का 10 माइनस के 6, 10 में से 6 गया 4, 4/2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। आंसर आ गया आपका कितना, 1,2। ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, मान लो P पॉइंट नाम दे दो इसको, 1,2 है, ठीक है, ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो ये एपी का क्वेश्चन आपको 3 डिजिट के कहता है कितने नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। आप मेरे को ये बताओ, सारे के सारे 3 डिजिट नंबर अगर मैं लिखूं, ऑल 3 डिजिट नंबर्स, वो कौन कौन से होते हैं सारे। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, 100 होता है ना। 99 तो 2 डिजिट का होता है 100, फिर 101, फिर 102, 103, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट क्या आएगा 999, यही होते हैं। लेकिन इसमें से हमें वो नंबर छांटने हैं जो 7 से भाग हो जाए, 7 से क्या हो जाए जो डिवाइड। अब बताओ 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी। आपको टेबल आनी चाहिए इसके लिए, 105 होता है क्योंकि 15 7 जा 105 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आउट ऑफ देम या आउट ऑफ दीज नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल
बाय 7r, यानी कि इनमें से वो नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं, पहला कौन सा होगा 105। अच्छा, इससे अगला कौन सा होगा, इससे 7 बड़ा, इसमें 7 जोड़ दो, फिर उसमें 7 जोड़ दो, फिर इसमें 7 जोड़ दो, बस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात आती है सबसे लास्ट कौन सा होगा। देखो 999 हो सकता है अगर ये 7 से क्या हो जाए डिवाइड, लेकिन 999 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, ये डिवाइड नहीं होगा। 7 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, तो 5 क्या बच गया रिमाइंडर। यानी कि देखो 999 से बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटा होएगा। 5 रिमाइंडर का मतलब है इससे 5 छोटा, तो 999 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 994। यानी कि ये आपके ये सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर मैंने लिख दिए जो 7 से डिवाइड होते हैं। लेकिन ये कितने हैं, ये क्या है बताओ, एपी है ना, इट इज एन एपी, क्योंकि डिफरेंस कितने कितने का बताओ 7 7 का। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि इस एपी में ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, या इस एपी में कितनी टर्म्स है, आप क्या मानते हो, इस लास्ट वाली टर्म को क्या मान लिया करो, टीएन मान लिया करो, ठीक है, या एन। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और फिर ए की वैल्यू कितनी 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 7 इक्वल टू 994, एन माइनस 1 इंटू 7, ये 105 उधर आके क्या हो जाएंगे माइनस 889, 7 नीचे चला जाएगा, 889 को 7 से क्या करो डिवाइड, ये आ गया n कितना आएगा -1 उतरा के क्या हो जाएगा +1, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 128। ये आंसर नहीं छोड़ना, आप लिखोगे अच्छे से, ठीक है। सो देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, क्योंकि आपसे यही तो पूछा था कि 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। हम कहेंगे ऐसे 128 नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे अपने नोट पेपर के अंदर तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है इसमें, ये सम का फॉर्मूला आ गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, 8 की टेबल में जो नंबर आते हैं 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, ये सारे के सारे क्या होते हैं 8 के मल्टीपल होते हैं। लेकिन आपको पहले 20 मल्टीपल देखो, 8 का पहला मल्टीपल कौन सा होता है 8 इंटू 1, दूसरा होता है 8 इंटू 2, तीसरा होता है 8 इंटू 3, फिर 8 इंटू 4, ऐसे ही 20th यानी कि 20वां कौन सा होगा 8 इंटू 20, तो ये बन गया आपका 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, यानी कि 8 की टेबल लिखनी है आपने 20 तक, ठीक है। ये कितना आ गया 160। ये बताओ ये क्या है, एक एपी है, इट इज एन एपी। एपी के अंदर आपको सम का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है एस एन, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, या तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, या दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है एस एन का n/2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको लास्ट टर्म भी गिवन हो। अच्छा यहाँ पे तो लास्ट टर्म अपने को देखो गिवन है ना, तो फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा पड़ेगा, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20 ही तो टर्म है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो सम ऑफ 20 टर्म निकालना है आपने। क्या फॉर्मूला होगा बताओ, 20/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 8 प्लस में 160, तो ये कितना आ गया 10, और ये आ गया 168। 168 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो लगा दो, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो सारे को सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। देखो पहला नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, है ना। सॉल्यूशन करोगे आप 1 2 3 4, और 1000 नंबर पे कौन सा आएगा 1000 ही आएगा, ठीक है, ये है। तो आपको इन सब का क्या निकालना है सम। ये क्या है बताओ, एक एपी है, लिखना होता है ये लाइन, ठीक है ना, ये एक एपी है, ये एक एपी है, और एपी में एस एन का फॉर्मूला अपने को पता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये क्यों लगा रहा हूँ फॉर्मूला में, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है इसमें, ठीक है। एन, ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1000 है, ए प्लस एल, ए कितना 1, एल कितना 1000, 1000 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपका 500 इंटू में 1001, और 1001 को 500 से नहीं, आप सिर्फ क्या किया करो 5 से ही मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। ये कितना आ गया 5005 आ गया, और 2 जीरो आपने छोड़ी थी, 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। तो आंसर से याद कर लो 50 यानी कि 500। और अगर आपसे 1 से लेके 100 तक का पूछ लेना, 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर का सम, तो कितना होता है 50-50। अगर 1 से लेके 1000 तक का पूछ ले
1 से लेके 1000 तक का पूछ लिया आपसे, 1000 तक का, तो कितना होगा आपका 500 और 500। इस तरीके से ये दो आंसर याद रखो ताकि पेपर में किसी भी तरह की कोई गलती होने के चांस खत्म हो जाए। इसमें कहता है तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी दिस, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप क्या मान लिया करो, टीएन मान लिया करो, लास्ट टर्म को टीएन मान लो। एन की जो वैल्यू आएगी ना उतनी ही टर्म होगी इस एपी के अंदर। टीएन का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी है बताओ 7, एन माइनस वन, डी डी कितना 13 माइनस 7 6। तो ये क्या किया करो आप, पहले इस 7 को उधर लेके जाओ, ठीक है। 205 में से 7 माइनस करो, 198 आएगा। 7 से सॉरी इसको 6 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 33। एन कितना आएगा 33, ये -1 उधर आके प्लस होएगा, कितना आ गया 34। सो हम क्या लिख देंगे, सो देर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी में कितनी टर्म है आपकी 34, और ये इसने पूछा था बस। 9th क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो नेचर ऑफ रूट्स कभी भी निकालना हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। और डी का फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना होता है बताओ यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -4√3, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कितना होता है 4। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करेंगे। देखो एक तो आप ये देखो, चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होंगे ना तो वो क्या होंगे प्लस। तो आप माइनस के साइन को छोड़ दो, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये भी 48 ये भी 48, तो क्या आ गया आंसर 0। अगर डी 0 होता है तो हम क्या कहते हैं फिर बताओ, रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होंगे आपके, इक्वल भी होंगे, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। 10th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर पे पूछा जाएगा। फाइंड राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन क्या होती है, देखो ये मैंने लिख रखी है ना, ये भी क्या है एक लाइन की इक्वेशन, ये भी क्या है एक लाइन की इक्वेशन। आपने अपनी तरफ से एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, कौन सी, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। कहता है जो इस लाइन के क्या हो पैरेलल। पहले मैं जो है ना ये लाइन लिखता हूँ जो गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये है। या फिर आप इसको क्या लिख दो, या -20 को चाहे उधर ले जाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस -20 को उधर ले जाओगे +20 होएगा, ठीक है। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, फर्स्ट लाइन के। आप मेरे को बताओ लाइन पैरेलल कब होती है ग्राफिकली। अगर ग्राफिकली कहें या एल्जेब्रिकली कहें, एल्जेब्रिकली में होता है जब पहले दोनों रेशो क्या हो, इक्वल हो, और थर्ड वाला इक्वल ना हो, है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन जब होगी तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और नो सॉल्यूशन का अपने नोट्स में देखो मैंने लिखवा रखा है, ये कंडीशन होती है। यानी कि आपको कभी भी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो ना जो इस लाइन के पैरेलल हो, आप क्या किया करो, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। रिक्वायर्ड इक्वेशन का मतलब हम उसको बता रहे हैं कि जो हमसे आपने पूछा है वो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। आप ना तो एक्स का कोफिशिएंट चेंज किया करो, ना वाई का कोफिशिएंट चेंज किया करो, बस इसको चेंज कर दो। 20 की जगह दुनिया का कोई भी नंबर जो आपको आता है वो लिख दो 20 को छोड़ के, ठीक है। 20 को छोड़ के 10 लिख दो, 19 लिख दो, -5 लिख दो, 3/5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे क्या होगा देखो, उससे ही हम रेशो निकालेंगे ना, 3/3, ये रेशो निकालेंगे 4/4, और ये रेशो निकालेंगे 20/10। ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, है ना। ये इक्वल नहीं आएगा, क्यों, 3/3 कितना होता है 1, 4/4 कितना होता है 1, लेकिन 20/10 तो कितना होता है 2। तो 1 और 1 आपस में इक्वल है लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन आ गई ना, पहले दो इक्वल थर्ड इक्वल ना हो तो लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, आपको अब दूसरा क्वेश्चन भी मैंने पूछ लिया। उस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इसके कोइंसिडेंट हो, इस लाइन के 3x माइनस 4y प्लस 40, 3x माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0। देखो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इसी लाइन के ऊपर हो। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है ना, यानी कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, उसी को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों रेशो क्या होने चाहिए आपके, इक्वल। तो आप लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज। जब भी आपको कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी हो ना, आप क्या किया करो, इन सभी कोफिशिएंट को
एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को छोड़ के, किसी से कर दो, माइनस वाले से कर दो, प्लस वाले से कर दो, ठीक है। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 40 2 जा 80। आप मेरे को बताओ 2 से मल्टीप्लाई करने से फिर क्या होगा, ये सारे रेशियो इक्वल आएंगे, है ना। 3/6 इक्वल टू ये -4 है ना, और नीचे कितना है -8 इक्वल टू 40/80। देखना ये 2 पे कटेगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है, देखो डबल है, हमने 2 से मल्टीप्लाई तो किया, माइनस से माइनस कटेगा 1/2, ये भी कितना आएगा 1/2। तो जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तभी तो होती है लाइन कोइंसिडेंट। इस तरह से अगर आपको कोई इक्वेशन लिखनी आए तो आज के बाद आप घबराना मत, आराम से लिख दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको ओरली सोल्व करना सिखाता हूँ, क्या करते हैं। इसमें देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन 2 एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। उनमें से एक क्या होगा बड़ा, एक क्या होगा छोटा, ठीक है। लार्जर जो एंगल है ना, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज्यादा, वो ज्यादा है छोटे से, कितने डिग्री, 18 डिग्री छोटा है। आपको दोनों एंगल बताने हैं। इसका अगर ओरल आंसर आपको निकालना हो तो 180 में से ये 18 माइनस कर दिया करो, 162, इस 162 को इक्वल इक्वल बांट दो, ठीक है, और फिर एक में 18 क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये आपका लार्जर एंगल होगा और ये आपका स्मॉलर एंगल होगा। इनका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन पेपर में कैसे करोगे बताओ, लेट एक एंगल को क्या मान लो आप, लार्जर, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, और स्मॉलर एंगल कितना है बताओ, वाई मान लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो दोनों एंगल का जो सम होगा ना, वो तो कितना होगा आपका 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड इक्वेशन कहाँ से लाओगे, एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोलूं कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस 18 है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब बड़े एंगल में से छोटा एंगल क्या कर दो, माइनस, और वो कितना है 18 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो ना, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, 198 डिवाइड बाय 2 यानी कि 99 डिग्री। और वाई निकालना हो तो इनको माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 162 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा आपका 81 डिग्री। ये इस क्वेश्चन के क्या है, आंसर है बस। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, जब भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता रखा है 4 लाइनें क्या होती है आपकी, फिक्स होती है, वो आपने लिखनी ही लिखनी है। लेट स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे बोट नहीं है, ये ऋतु है, ये रो मतलब कि तैर रही है, ठीक है। या स्पीड ऑफ रोइंग, बोट लिख दो, रोइंग तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन स्टिल वाटर, यानी कि वो स्टिल वाटर में तैरेगी या अपनी बोट को चलाएगी, तो वो स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ वाटर, पानी चल रहा है किस स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर। इसको करंट कह लो, वाटर कह लो, स्ट्रीम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा की चाल। अब आप लिखा करो स्पीड, एक स्पीड डाउनस्ट्रीम और एक स्पीड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड कितनी होती है बताओ, x प्लस वाई, और किलोमीटर पर आवर जरूर लगाओ, क्योंकि आप स्पीड लिख रहे हो तो स्पीड की यूनिट भी तो लिखोगे ना साथ में। और फिर क्या लिखा करो आप, स्पीड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होगी, हमेशा ही x माइनस वाई, बस। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सब बच्चे, स्पीड इनटू टाइम होता है। आराम से आपको याद है ये फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितनी कवर करती है, ये 20 किलोमीटर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम करती है 2 घंटे में। स्पीड कितनी है बताओ, स्पीड कौन सी लेंगे, डाउन स्ट्रीम वाली। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई। टाइम कितना है 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 10। एक इक्वेशन आ गई। अब निकालेंगे हम दूसरी इक्वेशन, वो कहाँ से आएगी, देखो फिर फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर 2 घंटे में अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर। स्पीड कौन सी लेंगे, अपस्ट्रीम वाली। अपस्ट्रीम कितनी, x माइनस वाई। टाइम कितना 2, 2 नीचे आके डिवाइड होएगा, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बताओ कितना आसान है इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालना। x कैसे निकालते हैं, इस 10 को और इस 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। और y कैसे निकालते हैं, 10 को और 2 को माइनस करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि 4। आपको निकालना क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो लास्ट में लिख देना, सो स्पीड ऑफ हर रोइंग, रोइंग का मतलब होता है तैरना, वो जिस स्पीड से स्टिल वाटर में तैरती है। रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x, x का मतलब 6, ये 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ
वाटर या फिर करंट वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल दे रखी है और टेन थीटा और साइन थीटा पूछा है। तो देखो आप क्या किया करो, राइट ट्रायंगल बनाया करो। ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो ना, जब आपको एक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और बाकी किसी की भी निकालनी हो, पांचों की निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला लिखा करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है सीकेंट थीटा। इसमें से क्या होता है देखो, पांचवें नंबर पे होता है ना, पहला दूसरा तीसरा, फिर ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सीकेंट थीटा क्या होता है बताओ, आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये क्या है 13/12। अब कई बच्चे समझते हैं कि 13/12 या 12/13 का एक ही मतलब होता है, या फिर h/b या b/h का एक ही मतलब होता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, बस सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो आपको हाइपोटेनियस ऊपर लिखना है, बेस नीचे लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हाइपोटेनियस की जगह कितना लिखो 13, बेस कितना 12। आप मेरे को बताओ, ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखे हैं, अगर ये साइड 13 हो ना तो ये एक साइड 12 है, तो ये कितनी होगी 5। और आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 अपॉन में 12। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 13। ये आंसर आ गए दोनों। कोई भी रेशियो निकाल लो, आसानी से निकल जाएंगे। 14th क्वेश्चन में आपको 15 कोट थीटा की वैल्यू 8 दे रखी है, एक कोस थीटा निकालना है और एक टेन थीटा निकालना है। अब ये क्वेश्चन बच्चों को समझने में परेशानी होती है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 15 कोट थीटा, यहाँ से आप कोट थीटा नहीं निकाल सकते, इस 15 को क्या है 8 के नीचे ले जाओ। अब मैंने बताया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कोई आपको बता देना, अब बाकी पांच की बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, इस फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रायंगल को नाम दे दो कोई भी ABC, इस एंगल को थीटा नाम दे दिया करो। ठीक है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आपका P अपॉन P। तो P अपॉन P की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8/15, यानी कि बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। अब देखो बेस और ये दोनों दे रखे हैं, तो आप ये निकाल सकते हो हाइपोटेनियस है ना। h का स्क्वायर कितना होगा फिर बताओ, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225, यानी कि 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है। ठीक है, h कितना आ गया यहाँ से 17, ये कितना आ गया 17। अब जो पूछा है आपसे वो निकाल लो आसानी से। देखो कोस थीटा पूछा है, कोस थीटा क्या होता है बताओ, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। इस फॉर्मूले से देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 8, हाइपोटेन्यूज कितना 17, आ गया आंसर। 10 पूछा है, 10 क्या होता है आपका P अपॉन में B, यानी कि 15/8। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कोई भी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछे, अगर एक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो बाकी पांच आप निकाल सकते हो। कैसे, ट्रायंगल बना लो, दो साइडें गिवन होगी, तीसरी निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से और फिर फॉर्मूला लगा दो इसका यूज करके बस। 15th क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं तीनों फॉर्मूले लिख लेता हूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है देखो 1। फिर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये दोनों को से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये, और फिर साइन स्क्वायर थीटा, इनके बीच में प्लस आता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1। आप देखो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है, मैं कहता हूँ 9 कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बच गया आपका सीकेंट स्क्वायर ए, माइनस यहाँ से क्या बन गया टेन स्क्वायर ए। दोनों जगह थीटा हो ए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू क्या होती है बताओ, फॉर्मूला होता है इसका, कितना आंसर होता है 1। तो 9 × 1, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से आप 8 कॉमन लो, अंदर क्या बच गया बताओ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ये कितना होता है 1। तो आंसर कितना आ गया इसका 8। अब इस क्वेश्चन में बताओ आप मेरे को, लास्ट क्वेश्चन में 7 कॉमन लो, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1। तो 7 × 1 कितना होता है 7। इस तरीके से आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया या एक नंबर में आ गया फिलअप तो सीधा आंसर लिख देना आप। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये 2 नंबर का, तो फिर आपको ये सोल्व करने की आदत डालो आप इस तरीके से। 16th क्वेश्चन में देखो आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। ट्रू फॉल्स का मतलब कहता है क्या कोस ए की वैल्यू 4/3 हो सकती है। मैंने आपको रेंज बताई हुई है ना, रेंज का मतलब इनकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। रेंज आप नोट कर लो, साइन थीटा और कोस थीटा की रेंज क्या होती है -1 और 1 के बीच में, यानी कि -1 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। फिर आता है आपका क्या
टेन थीटा और कोट थीटा, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कोई इनके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी हो सकती है इन दोनों की वैल्यू। और फिर बात आती है आपकी लास्ट के दो रेशो सीकेंट और कोसिकेंट, इनकी जो रेंज होती है ना वो पहली रेंज से उल्टी होती है, इधर वन इधर -1, यानी कि वन भी हो सकती है -1 भी, या फिर वन से बड़ी होगी और -1 से क्या होगी, छोटी। अब बताओ कोसे की वैल्यू 4/3, 4/3 वन वन से छोटा है कि बड़ा है, आप कहोगे कि वन से बड़ा है, क्योंकि आपके नंबर 3 में से 4 नहीं आ सकते, मतलब ये वैल्यू क्या है, वन से बड़ी, और वन से बड़ी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ए की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे कि कोस ए की वैल्यू 4/3 आ जाए। अच्छा साइन ए की वैल्यू, ये तो क्या है, वन से छोटी, 3 में से 2 नंबर आए है ना, 100% से तो कम ही है, ये पॉसिबल है, ये क्या है आपका ट्रू है। टेन और कोट की तरफ तो आप देखा ही मत करो, सीधा आंसर क्या लिख दिया करो, ट्रू। क्यों, टेन और कोट की एनी वैल्यू इज पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन देखो आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव करना हो ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप लेफ्ट हैंड साइड लिखा करो सीधा बस, ठीक है, और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ना वो उतार लिया करो, वो राइट हैंड साइड को आपको उतारने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपको अपनी आंखों से पढ़ना है, पेपर में नहीं उतारना उसको, ठीक है। अब आप इसको खोलो, देखो कोसिकेंट का रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि 1/sin। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका क्या करो, होल स्क्वायर। जब आपने अंदर वाले फॉर्मूले लगाए हैं तो ऊपर स्क्वायर तो ऐसे कैसे लगाते जाओगे ना, अब क्या लो, इनका एलसीएम लो, ऊपर क्या आ गया, 1 - cos थीटा है ना, ये आ गया। अब देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - cos थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और साइन का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ 1 - cos थीटा। अब न्यूमरेटर को ऐसे कैसे रखो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को बता दो 1 - cos स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाऊं एलजेब्रा से, क्या होता है, a - b इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं नीचे वाले को लिखना चाहूँ ओपन करके तो लिख सकता हूँ 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, क्योंकि a - b इंटू ए प्लस बी होता है, ये कट जाएगा, क्या बच गया आपका 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब देखो यही तो लेके आना था आपने, तो ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, और यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, हैंड्स प्रूव लिख दो यहाँ पे बस। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आप क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखो कोस ए अपॉन 1 + sin ए और प्लस 1 + sin ए अपॉन कोस ए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन और कोस होते हैं ना, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। आप एलसीएम लो, एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कोस ए इंटू 1 + sin ए। अब बताओ यहाँ से 1 + sin ए कट जाएगा, कोसे बच जाएगा, और कोसे की मल्टीप्लाई कोसे से करोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर। यहाँ कोस से कोस कटेगा 1 + sin ए, और 1 + sin ए की मल्टीप्लाई 1 + sin ए से करोगे तो इसका होल स्क्वायर। बच्चे गलती से यहाँ पे 1 + sin स्क्वायर ही लिख देते हैं, भाई ये तो होल स्क्वायर होएगा ना, गलती से मत लिख देना ऐसा। देखो कोस स्क्वायर ए को सेम लिखो। अब इसमें आइडेंटिटी खोलो, a + b होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, a² + b² + 2ab, यानी कि 2sin ए, और अपॉन डिनोमिनेटर को आपको ऐसे के ऐसे लिखते जाना है लास्ट तक, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके क्या होता है 1, और 1 ये रहा, तो ये 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 2, और प्लस में 2sin ए है ही, और नीचे इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे कैसे चलाएंगे इसको तो। अब आप बताओ मेरे को, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, ये कटेगा 2 से 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया आपका साइन ए, अपॉन में क्या आ गया आपका कोस ए इंटू 1 + sin ए। अब देख लो आपको दिख रहा है, ये जो 1 + sin ए वाला फैक्टर है, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, कैंसिल हो रहा है, इसको आप क्या कर दो कैंसिल, क्या बच गया 2 अपॉन में कोस ए, और कोस ए को ऊपर लेके जाएंगे तो कोस ए का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट ए, और देख लो यही आपको प्रूव करना है, 2 सीकेंट ए आंसर लेके आना था, आंसर है। जब तक राइट हैंड साइड के इक्वल आप ना पहुंच जाओ ना, तब तक क्वेश्चन को क्या है सोल्व करते जाना है बस आपने। 19th क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए आपका। इसमें कहता है ये 4 वर्टिसेज है किसके, पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो अगर आपने पेपर में ऐसे डायग्राम नहीं बनाया तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है ये 4 वर्टिसेज ना ए बी सी डी,
अगर आपने मान लो ए यहाँ लिख दिया, ठीक है, और बी यहाँ लिख दिया, तो सी को फिर इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी। ऐसे नहीं कर सकते ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दो। हाँ ऐसे कर सकते हो, ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, डी यहाँ लिख दो, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ए और सी आमने सामने होंगे और बी और डी हमेशा आमने सामने होंगे। तो ये आदत डालो, चेंज नहीं करना इसको। ये कितना है आपका बताओ, 1 2। इसके वर्टिसेस कितने हैं, 4 कोमा वाई। इसके वर्टिसेस कितने हैं आपके, x कोमा 6। और ये कितना है, 3 कोमा 5। आप जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाए ना, मैं आपको बार बार बताता हूँ ये बात, आप लिखा करो, पूरा लिखो, ठीक है ना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन मान लो आ गया तो कुछ लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। आप लिखो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, सो वी कैन से दैट मिड पॉइंट ऑफ AC ये इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD के, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब क्या लगाया करो आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट लगाओ, 2 ब्रैकेट लगाओ, बीच में कोमा लगा दो। अब देखो इसका मिड पॉइंट बताओ, AC का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों x वाली वैल्यू को जोड़ो, 1 प्लस एक्स, या फिर लिखो x प्लस 1 बाय 2। y को जोड़ो 2 प्लस 6 बाय 2। यहाँ y वाली जोड़ो, ये सॉरी इस पॉइंट का जोड़ो आप BD का, 4 प्लस में 3 बाय 2 और y प्लस में 5 बाय 2। अब देखो दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब होता है पहले वाली वैल्यू पहले के इक्वल रखो, मतलब कि x प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होता है 7। और दूसरी वाली वैल्यू यानी कि 8 बाय 2 इक्वल रखो किसके, y प्लस में 5 बाय 2 के। अब देखो 2 से 2 काटो, x प्लस 1 कितना आ गया 7, x कितना आ गया 7 माइनस 1 यानी कि 6। यहाँ से 2 से 2 काटो, y प्लस 5 कितना आ गया 8, तो y कितना आएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो लास्ट में लिख देना बॉक्स बना के, आपसे x और y की वैल्यू पूछी है, सो x कितना आ गया आपका बताओ 6 और y कितना आ गया 3। और यहाँ पे कॉर्नर में लिखा करो आंसर। 20th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल बना लो, आपको क्या करने हैं, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और इसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं। डायमीटर को ए भी नाम दे दो, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3 कोमा माइनस 10 और बी के कितने हैं 1 कोमा 4। सेंटर आपको पता है ये मान लो ओ है, ठीक है, ये इसका क्या होता है बताओ, मिड पॉइंट होता है। तो आप लिखोगे सिंस सेंटर, ओ नाम दे दो, सेंटर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। डायमीटर का हमेशा ही सेंटर क्या होता है आपका, मिड पॉइंट होता है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज इक्वल टू सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों x वाली वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और y वाली वैल्यू -10 और +4 इसको करके 2 से क्या कर दो डिवाइड, 4 बाय 2 और 4 में से 10 माइनस करोगे तो -6 बाय 2। 4 को 2 से डिवाइड करो 2 और ये कितना आएगा -3। 2 कोमा -3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। 21वां क्वेश्चन देखो, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और कोट थीटा निकालना है। कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। मैं कहता हूँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो, साइन कोस टेन, फिर यहाँ पे कोट, यहाँ पे सीकेंट और यहाँ पे कोसिकेंट। और मैंने आपको क्या बता रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 1। और 2 नंबर की मल्टीप्लाई 1 होने का मतलब वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेन थीटा और कोट थीटा क्या है बताओ, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा ये एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल है तो अगर टेन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है तो कोट थीटा निकाल सकते हो। सो कोट थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, यानी ये 8/3 है तो ये कितना आएगा आपका 3/8। क्योंकि देखो ये 8/3 है, ये 3/8 होगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 1 आएगी ना, तो इसलिए रेसिप्रोकल हम करते हैं। ठीक है, एक रेशियो पता हो तो दूसरे रेशियो को आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आपको एक रेसिप्रोकल रेशियो निकालना है तो फिर ट्रायंगल क्यों बनाए, उल्टा ही लिख दो। जैसे आपको मान लो कहे कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 4 है तो बताओ साइन थीटा कितना होगा। मुझे पता है साइन और कोसिकेंट तो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। तो ये अगर 4 यानी कि 4/1 है तो साइन थीटा कितना होगा आपका 1/4 होगा। इस तरह से आपको अगर पता होगा इन रेसिप्रोकल्स के बारे में तो इन क्वेश्चंस के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 22nd क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म
बाई 15। देखो एक्सीड का मतलब मैं बार बार बताता हूँ क्या होता है, ज़्यादा। आप ये मान लो अपने दिमाग में कि एक 17th टर्म है, एक कौन सी टर्म है, 14th टर्म है, सॉरी 10th टर्म है। ये दोनों आप इक्वल रख दो, लेकिन आपको पता है इक्वल तो नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है 17th टर्म बड़ी है, ठीक है, किससे, 10th टर्म से। इसका मतलब 10th टर्म क्या है, छोटी है। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि छोटी वाली वैल्यू में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कितना, 14, क्योंकि 14 छोटी है। बस आपको निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू। बताओ T17 का फॉर्मूला क्या होता है, A+16D होता है, और T10 का फॉर्मूला क्या होता है, A+9D होता है। अब आप क्या किया करो, दोनों तरफ से अगर ए से ए कैंसिल हो रहा है तो काट दो, ठीक है। 16D, ये +9 है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू क्या बच गया, 14। 16 में से 9 गया 7, तो डी यहाँ से कितना आएगा आपका, 14 डिवाइड बाय 7, यानी कि 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे आपके 6 या 7 चैप्टर से बहुत अच्छे 22 क्वेश्चन, जो एग्जाम में हर बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।